जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इसका यूनिट 4 है ये, जो कि म्यूचुअल फंड्स के मुतालिक है। अब इस यूनिट के अंदर हम म्यूचुअल फंड्स की टाइप्स पढ़ेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में कौन से रिस्क हो सकते हैं और ये कौन से फैक्टर्स को देख के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड्स और ऑपरेशनल एंड वर्किंग इश्यूज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड के मतलब हम बात करें तो म्यूचुअल फंड इज बेसिकली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स फंड फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड देन allocate फंड्स एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ओनर इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमी। होता क्या है कि म्यूचुअल फंड एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोगों से उनकी सेविंग्स के लिए पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और डिफरेंट आगे फर्दर इन्वेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट कंपनीज में, उनके शेयर्स में या बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में। एक्चुअली ये काम कैसे करता है, अगर मैं इस डायग्राम को दिखाऊं, एक साइड पे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपनी मनी पूल करते हैं, यानी पैसा लोगों का इकट्ठा होकर इनके पास आता है। फिर आगे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं, वो उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज में, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स या डिफरेंट और जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज होते हैं। और फिर उसकी बेस पे रिटर्न जनरेट होता है, यानी मुनाफे आते हैं और फिर इन्वेस्टर्स के साथ वो मुनाफा शेयर किया जाता है। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? अब म्यूचुअल फंड को जो जारी करती हैं या जो एस्टेब्लिश करती हैं, उन्हें कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसीज। अब म्यूचुअल फंड में जो आपको मुनाफा मिल रहा होता है वो डिविडेंड या इंटरेस्ट की सूरत में भी होता है। हर 6, 3 या साल महीने बाद या साल बाद आपको, आपने जितने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेज किए हों, यूनिट परचेज करने, यूनिट्स का मुराद होता है, ये भी शेयर्स की तरह होता है। आप 100 रुपए या 200 रुपए से म्यूचुअल फंड के यूनिट परचेज कर सकते हैं। इस तरह यूनिट आप अपने पास रखें तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी प्राइस बढ़ती भी रहती है। जैसे शेयर की प्राइस बढ़ती है, उसको कल को आप बेचें, आपको मुनाफा भी हो सकता है, कैपिटल गेन्स होते हैं। तो ये 2 तरह के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर मैं इनकी टाइप्स की बात करूं तो फंड स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 तरह के फंड होते हैं म्यूचुअल फंड। एक होते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड फंड्स क्या हैं? इसमें जैसे उनका नाम ज़ाहिर कर रहा है कि ये ओपन एंडेड है, आप जिस वक़्त चाहें इनको खरीद सकते हैं। इनकी एक प्राइस होती है, उस प्राइस पे आप लोग को खरीदने होते हैं और जब बेचना भी चाहें तो आप बेच सकते हैं। दे आर जनरली लिक्विड फंड, ईज़ी टू ट्रेड एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसमें क्वांटिटी ऑफ यूनिट और सर्टिफिकेट्स जो होती है वो फिक्स नहीं होती और फंड साइज लिमिटेड नहीं होता। यानी जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो मजीद सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं और लोग और खरीद सकते हैं। और ट्रेडिंग जो उसकी होती है वो ओवर द काउंटर होती है। ये स्टॉक एक्सचेंज पे ओपन एंडेड फंड ट्रेड नहीं हो रहा होता है, ये म्यूचुअल फंड के ऑफिस के थ्रू आपको मिल सकते हैं। प्राइस इनकी जो डिटरमिन होती है, इनकी नेट एसेट वैल्यू की बेस पे होती है, एनएवी। नेट एसेट वैल्यू जो होता है वो डेली बेस पे इनकी कैलकुलेट की जाती है और उसकी बेस पे इनकी ट्रेडिंग होती है। यानी मैंने आज अगर म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदना है तो देखा जाएगा उसकी नेट एसेट वैल्यू क्या है, उसकी बेस पे मैं खरीद सकता हूँ। रिडेम्पशन यानी इनको वापस करके आप अपने पैसे वसूल कर सकते हैं और इनकी वापसी नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट डे की बुनियाद पे होगी। इस तरह होते हैं क्लोज्ड एंडेड फंड। क्लोज्ड एंडेड फंड कौन से होते हैं? ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एक फिक्स नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए। ये डेट बेस भी होते हैं, इक्विटी बेस भी होते हैं, आगे हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। और एक दफा इशू हो जाए तो उसके बाद जो लोग खरीद रहे हैं वो फिर उनकी बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है। इसमें क्वांटिटी ऑफ शेयर और सर्टिफिकेट फिक्स्ड होता है और सब्सक्रिप्शन पीरियड एक होता है। इनकी अमाउंट एक तय होती है और उसके बाद इनकी ट्रेडिंग जो होती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है और इनकी प्राइस डिटर्मिनेशन भी स्टॉक एक्सचेंज में डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होती है। रिडेम्पशन इनकी म्यूचुअल फंड के ऑफिस में नहीं होती, आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर 3, 4 या 5 साल तक की मुद्दत की हो तो जब वो मुद्दत गुजर जाए तब वो आपको वापस कर देते हैं। तो ये तो हो गई इनकी स्ट्रक्चर वाइज ओपन एंडेड फंड और क्लोज्ड एंडेड फंड। मोस्टली पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ही ऑलमोस्ट 80 to 90% फंड्स ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, क्लोज्ड एंडेड फंड थोड़े होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वाइज की जाए तो ये बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो टाइप है इक्विटी फंड्स। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इशू करती हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और उनका लोगों से लिया गया पैसा आगे फर्दर दूसरी कंपनीज की इक्विटी या शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। यानी आप लाख रुपया देंगे, आपके पैसों को से आगे फिर वो मिसाल के तौर पे ऑयल एंड गैस कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं, बैंक्स के शेयर खरीद सकते हैं, सीमेंट कंपनीज के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और साल के बाद जब वहां से रिटर्न आएगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस तरह डेट फंड्स हैं, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इशू करती हैं और आपका पैसा बॉन्ड्स, डिबेंचर, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स और इधर ही लगाया जाता है, जिससे रिटर्न आपको मिलता है। हाइब्रिड फंड्स होते हैं, ये मिक्स्ड ऑफ इक्विटी और डेट होते हैं। इस तरह मनी मार्केट फंड्स हैं,
इसमें गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म फंड में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इस तरह एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, इसमें हम जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उसे लिबर्टी देते हैं कि आप पैसे ले लो और आप देखो बेहतर कि आपने कहाँ पे करना है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डेट में करना है या मनी मार्केट में। इस तरह कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स होते हैं जिनका कैपिटल प्रोटेक्ट होता है और ये कम रिस्की होते हैं। इनकम फंड होते हैं जो आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन किया गया होता है। इस्लामिक फंड्स होते हैं, शरिया कंप्लायंट फंड्स हैं, हलाल बिजनेस में ये इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स होते हैं, मिसाल के सीमेंट सेक्टर के लिए अलग से म्यूचुअल फंड हो या केमिकल सेक्टर के लिए ये भी इशू किए जा सकते हैं। ग्लोबल फंड्स हैं जो पूरी दुनिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। कमोडिटी फंड्स हैं जो मेटल्स में, व्हीट में या इनमें इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रीन फंड्स हैं वो सिर्फ ऐसी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जो माहौल को आलूदा नहीं करती। इस तरह इंडेक्स ट्रैकर फंड है, ये जैसे सपोज KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देंगे कि इन 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे। KSE 50 इंडेक्स है, KSE 30 इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। रीजनल फंड्स हैं, मिसाल के तौर पे साउथ एशियन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। फंड ऑफ फंड्स हैं, इसमें होता क्या है कि फंड्स जो इन्वेस्ट किए जाते हैं वो आगे 4-5 किस्म के दूसरे म्यूचुअल फंड्स में आगे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। इस तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का भी एक यूनिक आइडिया है। इसमें जो आप फंड इन्वेस्ट करते हैं वो आगे दूसरे फंड्स को बाय कर देता है और पोर्टफोलियो में रख लेता है और फिर इनकी ट्रेडिंग भी पॉसिबल होती है। तो इस तरह रियल एस्टेट के फंड्स हैं, तो ये बहुत से टाइप्स हैं, यहाँ तो 20 डिस्कस किए गए हैं। ये ग्लोबली ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये 100 प्लस होते हैं। तो अब उसके नाम से ही उसका ऑब्जेक्टिव जाहिर हो जाता है ये किस काम के लिए फंड बनाया गया। अच्छा, जब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर करें, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डेट में करना चाहते हैं, इक्विटी में, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। फंड का स्ट्रक्चर देख लें, ओपन एंडेड में करना है, क्लोज एंडेड, ताकि कल अगर आप बेचना चाहें तो आपको क्लियर हो। शेड्यूल ऑफ चार्जेस म्यूचुअल फंड के देख लें, हर म्यूचुअल फंड मैनेजर या एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने म्यूचुअल फंड के चार्जेस रखे होते हैं। जब आप वो बाय करते हैं तब भी होते हैं और जब आप नेट एसेट वैल्यू पे वापस कर रहे होते हैं तब भी कुछ चार्जेस होते हैं जो पे करने होते हैं। लिक्विडिटी अपनी देख लें, आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। पास्ट परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड की देख लें, पहले इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स देख लें, जिस शोबे में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। जिस म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका देख लें वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी या वो ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग है। टाइम प्रेफरेंस अपनी देख लें, टैक्स इम्प्लीकेशन। अच्छा, अब इसमें रिस्क कौन से हो सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? मार्केट रिस्क हो सकता है जी, अगर ओवरऑल इकोनॉमी डाउन हो जाए, मुल्क की डिफॉल्ट करने के करीब हो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो तो जाहिर बात है रिस्क बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। क्रेडिट रिस्क होता है जी, मिसाल के तौर पे जिन कंपनीज में एज म्यूचुअल फंड्स ने हो सकता है इन्वेस्ट किया हो उनमें डिफॉल्ट आ जाए या वो अच्छा डिविडेंड ना दे पाए। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है जी, अगर ज्यादा पैसा डिविडेंड्स, अगर ज्यादा पैसा डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाए और इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो आपको भी रिटर्न कम मिलेगा। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टमेंट्स ऐसे शेयर्स में कर दें जो कल को आगे उनके भी ना बिक सके, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जैसे शेयर्स और सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये क्लोज एंडेड के होते हैं। यूनिट्स बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के होते हैं, ये भी बिल्कुल शेयर या सर्टिफिकेट्स की तरह ही होते हैं। जैसे आप शेयर परचेज करते हैं वैसे आप यूनिट परचेज कर सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है जी म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएं तो ये सारा तरीकाकार वहां पे लिखा हुआ है कि कैसे कैलकुलेट होती है। इस तरह फ्रंट एंड लोड होता है, जब आप म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं तो ये कुछ चार्जेस होते हैं 1% ऑफ द प्राइस या 2%, इसे फ्रंट एंड लोड कहते हैं। और इस तरह बैक एंड लोड होता है, जब आप बेचेंगे तो वो भी चार्जेस होते हैं। फंड मैनेजर रिपोर्ट होती है जो हर म्यूचुअल फंड का मैनेजर जो है वो बनाता है। रिस्क टॉलरेंस लेवल हर फंड का लिखा होता है। रिडेम्पशन प्राइस होती है कि जब ये आप वापस करेंगे ये यूनिट्स तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। इस तरह म्यूचुअल फंड की फीस होती है। ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऑपरेशनल एंड वर्किंग इश्यूज कौन से हैं? आप देख रहे हैं सबसे बड़ा इशू तो अनअवेयरनेस का। आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो शायद आपको म्यूचुअल फंड्स का पता चला हो, अदरवाइज जर्नली लोगों को इसका पता नहीं है। रिटेल नेटवर्क लिमिटेड है, कोई इसकी गली मोहल्ले में दुकानें नहीं हैं। पाकिस्तान में मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स हैं या फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत कम हैं। फीस ही हायर चार्ज करते हैं और इनके चार्जेस काफ़ी होते हैं। कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस है, जनरल पीपल को ये अंडरस्टैंड नहीं होते। पाकिस्तान में फिर फाइनेंशियल मार्केट्स भी अंडर डेवलप हैं और फाइनेंशियल सेक्टर को बैंक डोमिनेट करते हैं।
फोकस इनका इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पे होता है